साइंटिस्ट हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बोटानी। तो पूछ रहा है कि बोटानी का फादर कौन है। तो ए है एरिस्टोटल, बी डार्विन, सी थियोफ्रेस्टस, डी लिनिनस। तो पूछ रहा है कि कौन है, मतलब फादर ऑफ बोटानी कौन है। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस, एक सेकेंड सॉरी, इसका आंसर है गाइस सी थियोफेटस। तो इसका आंसर होगा गाइस सी थियोफेटस। तो फादर ऑफ बोटानी इज सी थियोफेटस। तो नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ए एरिस्टोटल, बी डार्विन, सी लेमार्क या डी पुरकेंजा। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, हम देखते हैं। इसका आंसर साफ साफ दिया है गाइस, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो है वो क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है गाइस, तो फादर ऑफ बायो क्या चीज़ होगा, बायोलॉजी। ओके, तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है द टर्म बायोलॉजी फर्स्ट कोइंड बाय। तो द टर्म बायोलॉजी फर्स्ट कोइन बाय क्या होगा, डार्विन, लेमार्क, एरिस्टोटल या लेमार्क एंड त्रिवायरनस। तो इसका आंसर गाइस देखते हैं। तो इसका आंसर है गाइस लेमार्क एंड त्रिवायरनस। तो जो टर्म बायोलॉजी जिसने टर्म कोइन किया था वो ये लोग थे, लेमार्क और त्रिवायरनस। तो देख लेते हैं पहले जो बायोलॉजी का जो किया था वो ऑप्शन डी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जियोलॉजी। तो जियोलॉजी के जो फादर है वो कौन है। तो ए है डार्विन, बी लेमार्क, सी एरिस्टोटल और डी होगा थियोफ्रेटस। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो आपको क्या लगता है गाइस, बताइए। तो एरिस्टोटल चचा हर जगह है। तो एरिस्टोटल चचा ने क्या किया था, फादर ऑफ एरिस्टोटल चचा को नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर सी, एरिस्टोटल चचा जी है हमारा फादर ऑफ बायोलॉजी। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन गाइस किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल चचा को या थियोफ्रेस्टस चचा जी को या हिपोक्रेट्स चचा जी को या एडवर्ड जेनेफर चचा जी को। तो ये चार चचे में से एक चचा है जो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो आंसर है, आंसर नंबर सी, हिपोक्रेट्स चचा जी को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो किससे कहा जाता है गाइस, तो हिपोक्रेट्स चचा जी को। तो ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द, पूछ रहा है एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड। तो क्वेश्चन है गाइस, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमारा क्या था जब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 1950 जनवरी 26 1950 को लागू हुआ था, उस समय का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था। तो ए है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और बी है अपना सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सी है ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और डी है ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो गैस इसका आंसर क्या है हम देखते हैं। तो इसका आंसर है गैस आपका सी, ए सोवरेन सोशलिस्ट ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसका आंसर होगा गैस ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गैस, ये होगा आपका। तो 1950 में
जब उस समय जब संविधान लागू हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 को बन के एग्जैक्टली लागू हुआ था संविधान हमारा। तो उस समय हमारा जो ये प्रिम्बल था, प्रिम्बल का जो हमारा जो प्रिम्बल डिपिक्ट करता था वो सॉवरेन्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से चालू होता था। बाद में वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, मतलब बहुत जिसको इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो उसके थ्रू काफ़ी मतलब अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें मैं बताऊंगा सेकुलर ऐड किया गया था, फिर आपको सोशलिस्ट ऐड किया गया था, फिर आपका इंटीग्रिटी ऐड किया गया था। तो ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा गाइस? हमारा ऑप्शन होगा सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो वर्ड है, अभी देखा 1950 में ये ऐड नहीं किया गया था प्रिम्बल में, लेकिन द वर्ड सेकुलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रिम्बल, माने जो प्रिम्बल में इंसर्ट किया गया था ये वर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ऐसा कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू ये वर्ड जो सेकुलरिज्म है प्रिम्बल में आपका अमेंड मतलब इंसर्ट किया गया था? तो ए है 42nd अमेंडमेंट, बी है ए है 25th अमेंडमेंट सॉरी, और बी हो गया 42nd अमेंडमेंट, और सी हो गया 44th अमेंडमेंट, और डी हो गया 52nd अमेंडमेंट। तो ये चारों में से पूछ रहा है कि आपका कौन सा ऑप्शन है। तो वैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यही अमेंडमेंट के थ्रू मतलब ये जो क्या बोलते हैं सेकुलरिज्म को इंसर्ट किया गया था। तो ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो गाइस इसका ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज सेकुलर स्टेट। तो हमारा जो सेकुलर स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया है, तो दिस मीन्स डेट, इसका मीनिंग क्या है? माने मोटा मोटी सेकुलर का मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गाइस? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेकुलर का मीनिंग क्या है? तो ए रिलीजियस वर्शिप इज़ नॉट अलाउड, बी रिलीजन्स आर पेट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट, सी द स्टेट रिगार्ड्स religion is a private affair of the and citizen does not discriminate on this basis। मैंने कह रहा है स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन जो है एक पब्लिक का प्राइवेट अफेयर है, और इसमें स्टेट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और डी हो गया नॉन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि इसका आंसर है सी, ये स्टेट का जो है प्राइवेट माने पब्लिक का प्राइवेट अफेयर है, और स्टेट को कोई हक नहीं है कि वो मतलब अपना क्या कहते हैं मतलब हस्तक्षेप करे, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सेकेंड यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, a preamble to the constitution declares India as a sovereign democratic republic, B a sovereign socialist democratic republic, C a sovereign socialist democratic republic, D a federal democratic republic। तो preamble to the constitution declares India as क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है sovereign socialist secular democratic republic। तो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा गाइस? सी होगा। हमारा जो प्रिम्बल है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, ये हमेशा आपका ये असेंडिंग ऑर्डर याद रखना गाइस, कैसे शुरू होता है, एस 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 और डी आर। ओके, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शन देने के बाद, एस 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 और लास्ट में होना चाहिए क्या, डी और हो गया, अरे यार लिख नहीं रहा है, डी आर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ट्रिपल एस डी आर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। फ्रॉम द लैंग्वेज, अच्छा क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द लैंग्वेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल हमारा लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है गाइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पिक आउट कह रहा है, पिक आउट ऑफ द वन एक पिकअप करो जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट है। मैंने सब ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ही,
लेकिन स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है गाइस। तो ए हो गया कश्मीरी, बी उर्दू, सी सिंधी, डी नेपाली। तो ये चार में से आपको एक चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो आंसर हम लोग देखते हैं गाइस। तो आंसर हो गया बी उर्दू। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, उर्दू होगा। तो ये है ऑल दो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट कवर द एंटायर लेजिस्लेटिव बिजनेस। मतलब जितना भी लेजिस्लेटिव में लिस्ट वगैरह जो लिस्ट है वो जो पूरा यूनियन लिस्ट और मतलब लेजिस्लेटिव लिस्ट मतलब ये लोग जैसे यूनियन लिस्ट और लेजिस्लेटिव लिस्ट और मैंने स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, तीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। एक सेकेंड देखो, एक हो गया यूनियन लिस्ट, एक हो गया स्टेट लिस्ट, एक हो गया कंकरेंट लिस्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एंटायर लेजिस्लेटिव बिजनेस को कन्वर्ट करती है, ठीक है। जैसे एजुकेशन स्टेट का हो गया, आर्मी यूनियन का हो गया, पुलिस स्टेट का हो गया, पॉपुलेशन यूनियन का हो गया, पंचायती कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया, ठीक है। जैसे तो ये सब मैंने अलग अलग लिस्ट सब में बटे हुए हैं। तो कह रहा है अगर जब सब लिस्ट सब में बटे हुए हैं फिर भी देयर में बी एन आइटम नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, हो सकता है कोई ऐसा आइटम हो जो तीनों लिस्ट में कहीं मेंशन नहीं किया गया। हो सकता है यूनियन लिस्ट में भी मेंशन नहीं किया गया हो, स्टेट लिस्ट में भी मेंशन नहीं किया गया हो, कॉन्करेंट लिस्ट में भी मेंशन नहीं किया गया हो। तो वो सब आइटम मतलब नॉट मेंशन एनीवेयर, तो हु विल कह रहा है कि हु विल माने लेजिस्लेट ऑन दैट आइटम, माने हु विल लेजिस्लेट ऑन दैट आइटम। तो वह पूछ रहा है कि कौन कौन ऐसा होगा जो माने वो लोग माने लेजिस्लेट करेगा। तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगा या स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेट करेगा या बोथ ए एंड बी दोनों, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेट करेगा या नाइदर कोई नहीं करेगा। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो आपको एकदम ये क्वेश्चन आप गांठ बांध के रख लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम में 10 आउट ऑफ 10 में आना ही आना है, ठीक है गाइस। तो हम इसका आंसर देखते हैं, तो हम इसका आंसर देखेंगे गाइस। ओके, तो इसका आंसर हो गया गाइस, आंसर हो गया ए, सॉरी हाँ, इसका आंसर होगा गाइस ए, पार्लियामेंट ओनली। ओके, इसका आंसर होगा ए, पार्लियामेंट ओनली। तो इसका जो मैंने जो भी हम लोग का जो भी आंसर है, इसका जो आंसर है पार्लियामेंट ही है। तो आप एकदम ध्यान से इसको देखें और आंसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर क्या हो गया, सॉरी इसका आंसर हो गया आपका पार्लियामेंट। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। तो हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो फंडामेंटल राइट से डील करता है। ओके, तो हमारा ऐसा कौन सा पार्ट है जो फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो पार्ट 1 आपको पता होना चाहिए कि ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है। पार्ट 2 जो है आपका सिटीजनशिप से डील करता है और पार्ट 3 जो है वो आपका फंडामेंटल राइट से डील करता है। ओके, तो ये है आपका फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो एकदम ध्यान में रखिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पार्ट 3 आंसर, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। अब पार्ट 3 हमने देखा है फंडामेंटल राइट से डील करता है, पार्ट 3 किस से डील करता है। तो फंडामेंटल राइट से तो डील नहीं करता होगा, हमने देखा है। सिटीजनशिप बता दिया हूँ कि सिटीजनशिप पार्ट 2 से डील करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 में आता है। तो फंडामेंटल पार्ट 4 किस से डील करेगा, DPSP से डील करेगा। तो गाइस ये होगा आपका करेक्ट आंसर, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। देखो गाइस आंसर आपका यही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ
स्टेट पॉलिसी। ओके, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो एग्जाम में अगर ऐसे आए तो आपको एकदम पढ़ के जाना है। फंडामेंटल राइट्स गैस, फंडामेंटल राइट्स एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल राइट्स को आप एकदम पढ़ के जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पावर, ठीक है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटी आर लिस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, ठीक है गाइस। तो पूछ रहा है कि पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड म्यूनिसिपैलिटी आर लिस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कह रहा है कि म्यूनिसिपैलिटी ये सब किस, पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। तो अगर आप पढ़े होगे ना तो आपको पता होगा कि जैसे 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल में हमारा पंचायती राज आ जाता है, ठीक है। पंचायती राज आ जाता है और पंचायती राज के 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये हुआ था। तो पंचायती राज हमारा 11th शेड्यूल में आता है, ठीक है। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 में, ठीक है गाइस, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, सॉरी 1993 में, सॉरी 12th शेड्यूल में हमारा जो म्यूनिसिपैलिटी आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, म्यूनिसिपैलिटी का 12th शेड्यूल। तो हम आंसर एक बार चेक करेंगे। तो हमारा आंसर होगा 12। ओके गाइस, तो आपको क्या टिक करना होगा गाइस आंसर में, 12। तो हमारा आंसर हो गया, सॉरी 12। ओके गाइस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस, ओके, हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल में हमारी जो 8th शेड्यूल में हमारा जो 22 लैंग्वेज आती है, कौन सा शेड्यूल पूछा जाएगा, तो 8th शेड्यूल, ठीक है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, नो 15, नो 18, नो 24। हमारा जो ऑप्शन है सी। तो ओके गाइस, तो ऑप्शन हमारा देख लिया आपने, सी है। तो हम जाके क्या करेंगे, अपना ऑप्शन को देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन है। तो ऑप्शन है हमारा सी, आंसर हो गया सी 22। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कॉन्करेंट लिस्ट, डी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो आंसर देखते हैं गाइस, आंसर है सी कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमारा जो एजुकेशन है गाइस, हमारा जो एजुकेशन है वो एजुकेशन हमारा मतलब कह रहा है कि कौन सा लिस्ट में आता है। तो आंसर है सी, हमारा जो एजुकेशन है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो आंसर देख सकते हो आप, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो नेक्स्ट, हाउ मेनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। तो कह रहा है कि कितना शेड्यूल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन करता है। ए है 9, बी है 10, सी है 11, डी है 12। तो इसका आंसर तो बिना देखे मैं भी बता सकता हूँ। तो अगर जो भी लॉ का एग्ज़ाम, लॉयर का एग्ज़ाम या एडवोकेट का, कोई भी लीगल का तैयारी कर रहा है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। तो ये सब आपको एकदम मैंने देखना होगा। तो इसका आंसर होगा 12, ठीक है गाइस। तो चेक कर लेते हैं हम, तो आंसर है 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज के लिए कौन सा आर्टिकल है जो प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो ए हो गया आर्टिकल 36 और बी हो गया आर्टिकल 39, सी हो गया आर्टिकल 40 और डी हो गया आर्टिकल 48। तो कह रहा है कि ये पूरा आर्टिकल, ये जो 4 आर्टिकल दिया गया है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो पंचायती राज को मैंने डिपिक्ट करता है। तो ऑप्शन है हमारा सी। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा गाइस आर्टिकल 40 डिपिक्स, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज, ठीक है गाइस, आर्टिकल 40। तो नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज। तो हमारा जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 अब देख सकते हो, आर्टिकल 1 जो है हमारा इंडिया का, तो वो मतलब क्या डिफाइन करता है।
आर्टिकल 1 इंडिया को ए फेडरल स्टेट, देखिए आर्टिकल 1 गाइस पार्ट 1 में आता है। पार्ट 1 में आप देखोगे तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 तक होता है गाइस, ठीक है। तो 1 to 4 तक आर्टिकल होता है पार्ट 1 में। तो आर्टिकल 1 जो है क्या डिफाइन करता है, फेडरल स्टेट इंडिया को, बी क्वासी फेडरल स्टेट, सी यूनिटरी स्टेट, डी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम अपना आंसर देखते हैं, आंसर है डी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 जो है हमारा डी को मतलब ये डिफाइन करता है, जो कि आंसर है हमारा ऑप्शन डी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है गाइस। तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो गाइस, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जितने भी अभी तक जो नया नया आर्टिकल्स ऐड हुए हैं ना, ये सब 395 के अंदर ही, मैंने टोटल आर्टिकल हमारा 395 है, आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ही जितने भी नए आर्टिकल ऐड हुए हैं इसके अंदर ही ऐड हुए हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे हमारा आर्टिकल 448 हो जाता है, लेकिन जितने भी पार्ट्स हो या आर्टिकल्स हो, ये सब 395 के अंदर ही ऐड हुए हैं। और हमारा जो पार्ट्स है 22 पार्ट्स है, और हमारा जो शेड्यूल है वो 12 शेड्यूल है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, तो आंसर है ए 395 आर्टिकल, ठीक है दोस्तों SBI ऑल नो चिल्ड्रन लेबर, सॉरी ये SBI नहीं होगा, ठीक है गाइस, ये चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर जो कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, चाइल्ड लेबर जो कह रहा है, चाइल्ड लेबर इज टोटली बैंड इन इंडिया, ठीक है। चाइल्ड लेबर जो है इंडिया में टोटली बैंड है। तो किस आर्टिकल के थ्रू वो बैंड है, ठीक है दोस्तों, किस आर्टिकल के थ्रू वो बैंड है चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर मीन्स, ठीक है, कह रहा है कि चाइल्ड लेबर तो आर्टिकल 24 के थ्रू बैंड है ही। हाँ देखिए, चाइल्ड लेबर जो आर्टिकल 24 के थ्रू बैंड है ही, लेकिन कह रहा है कि किस एज से एज, अब चाइल्ड लेबर 20 ईयर्स के नीचे बैंड है, या 18 ईयर्स के नीचे बैंड है, या मतलब 16 ईयर्स के नीचे बैंड है, या 14 ईयर्स के नीचे बैंड है, ये कह रहा है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा ए होगा, ठीक है दोस्तों। 14 ईयर्स के नीचे चाइल्ड लेबर बैंड होता है, 14 टू बोले 6 to 14 ईयर्स के मतलब ये एज के थ्रू आपको राइट टू एजुकेशन भी मिलता है, आर्टिकल 21 के अंदर में जो है, 21A के अंदर में है, ठीक है, जो 86th अमेंडमेंट से लागू हुआ था। और आपको चाइल्ड लेबर भी इस एज में नहीं किया जा सकता है, DPSP में भी आपको दिया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों 14 ईयर्स ऑफ एज होगा। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं ये ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं ले आता हूँ, मैं पूछा गया जितने भी आप मेरे क्वेश्चन उठा लो, आप जितने भी क्वेश्चन मैंने आज तक डिस्कस किए हैं, आप चेक कर लो, कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं डायरेक्टली नहीं बताऊँगा कौन सा एग्ज़ाम है, लेकिन आप चेक कर लेना अगर मुझ पर डाउट करते हो तो बिना टाइम के वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आंसर था 14 ईयर्स था, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। तो 14 ईयर्स और 6 ईयर्स, ठीक है दोस्तों, 6 ईयर्स। तो इसके अंदर चाइल्ड लेबर टोटली बैंड है। और किस आर्टिकल के थ्रू, जैसे अभी हमने पढ़ा है आर्टिकल 24 के थ्रू। ओके दोस्तों, तो ये आप एकदम मतलब ध्यान में रखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख रहे हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोस्तों मतलब कह रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ऑफ कोर्स इकोनॉमी का ही होता है, तो लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, ठीक है दोस्तों। कोई बजट नाम का चीज़, बजट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया है, ओके, इसीलिए हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो दोस्तों ये जो 31 मार्च, बिफोर 31 मार्च एवरी ईयर जो मतलब ये मतलब पार्लियामेंट में पेश होता है बजट डिस्कस करने के लिए। तो ये एक्चुअली देखिए दोस्तों, कुछ भी होता है ना तो वो सब संविधान के थ्रू ही होता है, गैर संवैधानिक नहीं होता है, क्योंकि हमारा बेसिक फीचर में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अल्टीमेटली हमारा बेसिक फीचर है।
तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। तो कौन सा आर्टिकल के थ्रू 31 मार्च के अंदर आता है? तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 1112 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम आंसर चेक करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आंसर हमारा क्या था दोस्तों? आंसर हमारा था, जैसे कि मैंने कहा, आर्टिकल 112, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो आर्टिकल है 112, यही आर्टिकल जो पार्लियामेंट में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें अथॉरिटी दिया है ताकि हम पार्लियामेंट में बिफोर 31 मार्च को क्या चीज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश कर सके, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एकदम ध्यान दीजिए बढ़िया से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, हैज़ प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जो कौन सा आर्टिकल के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर करने का प्रोविजन है प्रेसिडेंट के पास? तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 350। तो ये सारे आर्टिकल्स में से प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी, अगर प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम इमरजेंसी डिक्लेयर करना होगा। अब दोस्तों इमरजेंसी 3 टाइप के होते हैं, या एक तो होता है कि एक होता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो मैं ये तीनों के बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा, लेकिन पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है, ये हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है किस आर्टिकल के थ्रू होता है? तो दोस्तों आर्टिकल 352 के तहत होता है, ठीक है। तो ये आप एकदम याद कर लेना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो हमारा जो देखिए आंसर जो है आर्टिकल 352 है, ठीक है। और दोस्तों ये तो हो गया आपका नेशनल मतलब इमरजेंसी, ठीक है। अब जो दूसरा है आपका स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसमें प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो गया तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही काम मतलब ये सब किया जाता है। सो स्टेट इमरजेंसी होता है आर्टिकल 356 के थ्रू हम स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं, ठीक है। और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगा है, तो ये होता है आर्टिकल 360 के तहत, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत आप एकदम याद रख लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। तो दोस्तों हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। तो यार बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आशा करता हूँ कि कम से कम यार आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि मैं आप लोग के लिए जो वीडियो बनाता हूँ ना सबसे पहले आप लोग के पास ही आएगा। अगर जैसे कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास डायरेक्ट वीडियो पहुँचेगी, और आप उस समय आपको मन करे तो देखना, नहीं मन करे तो मत देखना। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि अगर कोई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कभी कभी मैं ऐसे वीडियो लाता हूँ जो आप स्किप नहीं कर पाओगे। अगर आप देखोगे ही थंबनेल कि हाँ अच्छा आज ये करंट अफेयर्स के ऊपर है, या आज लॉ के ऊपर है, या आज कोई टॉपिक के ऊपर है, या कोई संविधान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे टाइप में क्या होता है दोस्तों कि उस समय आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और तो एग्ज़ाम में दोस्तों क्या होता है ना कि एक एक मार्क के कारण लोग 1 साल अपना गंवा देते हैं एग्ज़ाम में, और उसी के कारण दोस्तों बहुत लोग बहुत ऐसे होते हैं कि फिर से, इसीलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, शेड्यूल्स रिमाइंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। शेड्यूल जो रिमाइंडर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन कुछ ये हो गया, रिमाइंडर नहीं होगा, शेड्यूल 9th होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल 9th होगा, ठीक है दोस्तों। तो शेड्यूल जो 9th है, शेड्यूल 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, ए है सब्जेक्ट कंटेंट इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ठीक है दोस्तों, ये जो ये कौन सा शेड्यूल में आता है, किसी को पता है कौन सा शेड्यूल में आता है? मैं पढ़ाया था कल परसों का वीडियो में पढ़ाया था, ये आता है आपका 7th शेड्यूल में, ठीक है दोस्तों। और ये लैंग्वेजेस कौन सा शेड्यूल में आता है, नहीं पता? ठीक है मैं बताता हूँ, लैंग्वेजेस आता है आपका 8th शेड्यूल में, ठीक है दोस्तों। और जो ये सर्टेन एक्ट्स रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदार्स, ठीक है दोस्तों।
तो ये लैंड रिफॉर्म्स और जमींदार, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आता है 9th शेड्यूल में, ठीक है। तो ये आपका आता है 9th शेड्यूल में, पहला आ गया 7th, दूसरा आ गया 8, तीसरा आ गया 9, ठीक है। और स्टेट यूनियन टेरिटरी तो दोस्तों आपको पता है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो शेड्यूल 1 में ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 1 में आता है, तो हमारा जो आंसर होगा सी होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर अपना मूव करते हैं। तो हमारा जो आंसर है क्या है, सी है, ठीक है। सर्टेन एक्ट्स ऑफ द रेगुलेशन स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म्स एवोल्यूशन ऑफ जमींदार। तो ये हमारा जो आंसर था सी था। तो हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी देखो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, ये एक बेसिक फीचर के अंदर में आता है। संविधान कभी चाह के इसको डिलीट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये बेसिक फीचर के बारे में मैं कभी आपको एक वीडियो लेके आऊँगा, बेसिक फीचर क्या होती है। तो ये बेसिक फीचर के अंदर आता है। तो हमारा जो इसमें जो मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है दोस्तों, ये हमने कहाँ से लिया था ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा जो ये ये है हमारा आर्टिकल 368, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये बैग ऑफ बोरिंग्स कहा जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर आपको पता होगा तो साउथ अफ्रीका से हमने आर्टिकल 368 लिया था। तो हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो आंसर है, हमारा जो आंसर है 368 है। तो दोस्तों आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। इससे क्या होता है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा ना, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन बचा है कि नहीं। तो नहीं दोस्तों, ख़त्म हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।